ओके, सो ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। सही है। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है। सीरीज़ ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यानी हर स्टेप पे एंजाइम्स यूज़ हो रहे होंगे। टोटल इसके 10 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला फॉस्फोराइलेशन, देन आइसोमेराइजेशन, फॉस्फोराइलेशन फिर से होगी, देन स्प्लिटिंग, दोबारा से आइसोमेराइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन, एटीपी की फॉर्मेशन होगी, ट्रांसपोजिशन होगी। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होगा कि फंक्शनल ग्रुप एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे चला जाएगा सेम मॉलिक्यूल में। डिहाइड्रेशन होगी और फिर से एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। सही है। टोटल इसके 2 फेजेस होते हैं। स्टेप्स तो हमने बता दिए कि 10 हैं। 2 फेजेस होते हैं। पहला है प्रेपरेटरी फेज़, दूसरा है ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज़। अब मेन जो पूरा ग्लाइकोलिसिस है, स्टार्टिंग उसकी जो है वो ग्लूकोज से होगी, फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट मॉलिक्यूल्स है। बट ऑब्वियसली हम अपनी आसानी के लिए भी डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो प्रेपरेटरी फेज़ है उसमें जो सबस्ट्रेट होगा वो ऑब्वियसली ग्लूकोज है। उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर जो हमारा सबस्ट्रेट होगा वो यही दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, ये देखें। और जो प्रोडक्ट होगी वो पायरुवेट होगा, पायरुवेट की 2 मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाता है कि इस पूरे फेज़ में मतलब प्रेपरेटरी फेज़ में या ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी यूज़ हुए हैं, तो हम कहते हैं कि 2। और अगर हमसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, तो हम कहते हैं 4, जो इसी फेज़ में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे NADH भी प्रोड्यूस होता है 2। ये जो 2 सर्कल में है इस फॉर डबल, यानी 2 NADH है, 2 पायरुवेट हैं। ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास ये है पूरा हमारा वो मेथड। ग्लूकोज प्रीकर्सर है। ठीक है, ग्लूकोज से चीज़ स्टार्ट हो रही है। पहले स्टेप में फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। कहाँ से ऐड होगा, ATP यूज़ हो रहा है। पहला ATP ये यूज़ हुआ, ATP आया, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया, एक फॉस्फेट निकल गया, अल्टीमेटली ये खुद ADP हो गया और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। आगे जाके इन सारी चीज़ों से जो चीज़ बनी वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज हमें पता है 6 कार्बन का है, तो छठे कार्बन पे आके फॉस्फेट अटैच होता है। यहाँ जो एंजाइम यूज़ हुआ वो हेक्सोकाइनेज है। यहाँ जो एंजाइम यूज़ हुआ वो हेक्सोकाइनेज है। उसके बाद सेकेंड स्टेप की बारी आई, आइसोमेराइजेशन। ग्लूकोज अपने ही आइसोमर यानी फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। जब आइसोमेराइजेशन की बात आती है तो एंजाइम आइसोमेरेज होगा और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आगे उसका क्या नाम बनेगा। तो यहाँ पे फॉस्फोहेक्सोज या फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ये चीज़ हो गई। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हमने कहा था दोबारा फॉस्फोराइलेशन होगी, हुई, सेम चीज़ है। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाई या बिसफॉस्फेट बन गया। एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है। काइनेज जब यूज़ होता है कि फॉस्फेट ग्रुप को हमें ऐड करवाना हो या रिमूव करवाना हो। अच्छा, यहाँ तक की चीज़ हुई। फिर हमने कहा था कि स्टेप नंबर 4 में स्प्लिटिंग होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है हमारे पास, ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है ये टूट जाएगा, ये 2 हिस्सों में टूटेगा। फ्रक्टोज भी हमें पता है 6 कार्बन का होता है, तो 2 जो यहाँ पे टूट रहे हैं इस तरह से टूटेगा कि 3 कार्बन इसके पास आए, 3 कार्बन इसके पास जाएंगे। अल्डोलेज मौजूद है, अल्डोलेज जो है वो तोड़ देता है। ठीक है, स्प्लिट करवा देता है। एक बन गया डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, दूसरा बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटर कन्वर्टेबल है। ये भी कह सकते हैं एक दूसरे के एक तरह से आइसोमर्स हैं। सो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन G3P में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। आइसोमेराइजेशन हो रही है तो आइसोमेरेज तो रहेगा और फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। ठीक है, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये चीज़ एंड तक चलेगी। इसका मतलब है जो ब्रैकेट में 2 होगा उसका मतलब होता है कि हर चीज़ जो है वो 2-2 बार बन रही है, क्योंकि ये जो है मैंने एक दफ़ा लिखा हुआ है लेकिन ये प्रोसेस जो है वो 2 जगहों पे साथ साथ चल रहा होता है।
अच्छा, G3P बन गया, यहाँ तक की कहानी हो गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डीहाइड्रोजनेशन होती है, सही है। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जो रिमूव होगा NAD+ उसको कैच करेगा, खुद NADH बन जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा कि 2 दफ़ा होता है, इसीलिए इसके भी 2 बन गए। और साथ में डीहाइड्रोजनेशन जब डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, फॉस्फेट ऐड होगा, 2 फॉस्फेट आके अटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट, 2 ही बने, ठीक है। देन क्या होगा, ATP की फॉर्मेशन, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो या रिमूव हो, काइनेज होगा, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ये एंजाइम है, जो पिंक से लिखे हैं वो एंजाइम है। अच्छा, तो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया, ऑब्वियसली 2। अब क्या होगा, इसकी ट्रांसपोजिशन होगी, अब 3 की जगह 2 फॉस्फोग्लाइसरेट हो गया। म्यूटेज एंजाइम वो है जो ट्रांसपोजिशन करवा रहा होगा, फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेज बन गया। अब ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, पानी निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए, सही है। ये क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, सही है, 2 मॉलिक्यूल्स, एनोलेज एंजाइम है। कहीं पे स्पेलिंग ऐसे भी लिखी हुई है। उसके बाद पायरोवेट बन गया, फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन गया। अब यहाँ से ATP निकलेगा, पायरोवेट काइनेज एंजाइम यूज़ हुआ हुआ है, हमारे पास फाइनल पायरोवेट बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स, टोटल 2 ये और 2 ये, 4 ATP बन गए, 2 NADH बन गए। यही चीज़ हमने यहाँ बताई थी स्टार्टिंग में कि 4 ATP प्रोड्यूस होंगे, 2 NADH प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हमारा ये ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये जो बॉक्स में चीज़ लिखी है ये वो एंजाइम्स हैं, ठीक है। जब आइसोमेराइजेशन होती है तो आइसोमेरेज एंजाइम यूज़ होगा। काइनेज कब यूज़ होता है, जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड या रिमूव करना हो। म्यूटेज ट्रांसपोजिशन, यानी जब सेम मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना हो तो म्यूटेज है। डीहाइड्रोजनेज बताया था अभी कि हाइड्रोजन को रिमूव करना, फॉस्फेट को ऐड करना। अल्डोलेज तोड़ता है। एनोलेज जो है उसको हम 2 फॉस्फो डी ग्लाइसरेट हाइड्रोलेज भी कहते हैं और फॉस्फोइनोल पायरोवेट फॉर्मिंग भी कहते हैं।